बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन बेसिकली वो भी बोहर मॉडल के रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले हमने जो इसका पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स देखे थे। आज जो बोहर मॉडल का हमारा दूसरा लेक्चर है इसमें हम कैलकुलेशन देखेंगे। इसको आप बोहर एप्लीकेशन के नाम से भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें हमने जो कैलकुलेशन देखनी है ना, इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले रेडियस कैलकुलेशन, वेलोसिटी कैलकुलेशन, एनर्जी कैलकुलेशन। रेडियस कैलकुलेशन, वेलोसिटी और एनर्जी कैलकुलेशन, इसको हम दो हिस्सों में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर बेसिकली वो रेडियस के बारे में होगा। इससे नेक्स्ट जो अगला लेक्चर होगा वो हम उसमें वेलोसिटी और एनर्जी की डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। इसको आप दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं, एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़, ठीक है जी। अब रेडियस है क्या, बेसिकली आप रेडियस को सिंपली अगर हम इसको देखना चाहें तो हम इसको डिस्टेंस कह सकते हैं। रेडियस को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस क्या है, न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल है, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, ये हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया था रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल में। न्यूक्लियस क्या होता है, एटम का सेंट्रल पार्ट होता है। न्यूक्लियस क्या एटम का सेंट्रल पार्ट है वजह। और आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है जी। तो हमने इलेक्ट्रॉन का उसके न्यूक्लियस से क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है। उस डिस्टेंस को आप क्या नाम देंगे जी, रेडियस का नाम देंगे। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है जी न्यूक्लियस, ये देखें प्लस ZE, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है बच्चे। ये आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है। इसमें मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, Z। अब Z क्या होता है, Z होता है एटॉमिक नंबर। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, और उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। ये जो जी लिखा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी वजह से इधर हमने क्या लिखा है, प्लस ई। ये जो प्लस ई लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, प्लस ई। ये प्लस ई इसमें चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है। जो जेड की वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही है एटॉमिक नंबर। Z की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एटॉमिक नंबर को, ठीक है जी। अब ये देखें, ये लेट्स सपोज इसमें क्या है जी, इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखें इलेक्ट्रॉन और इसमें क्या है, न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये देखें, ठीक है जी। और इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है, ये देखें, ये न्यूक्लियस है और ये उसका सर्कुलर पाथ। ये इस डिस्टेंस को हम क्या नाम देंगे जी, आर का नाम देंगे। हम क्या नाम देंगे, आर का नाम। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है हम जानते हैं ये इसमें मूवमेंट भी शो करेगा, तो उसके अंदर वेलोसिटी भी होगी। कौन सी वेलोसिटी होगी, इसको हम नाम देंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी को भी अभी हम समझ लेते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे जी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, एक साइड पर इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इधर भी ये क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। ये देखें, इसमें भी अट्रैक्शन ज़रूर पैदा होगी और साथ में डिस्टेंस भी है। डिस्टेंस रेडियस आर है। इलेक्ट्रॉन जो है ना इसका मैस क्या होगा, m होगा, और ये उसकी क्या है जी, वेलोसिटी है। इसी वजह से उसमें क्या क्रिएट हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम। ये भी हमने बोहर के फर्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लिया था। इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ इधर आ जाएगा, ये देखें, ये उसका क्या है जी, रेडियस है। रेडियस भी है और साथ में ये अट्रैक्शन भी है उसमें। ये उसका क्या है जी, मैस m है और वेलोसिटी भी है। इसी वजह से उसमें क्या क्रिएट हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। mv/r से हम उसको रिप्रेजेंट करते थे और वो किसके इक्वल था, NH/2π के। NH/2π के, ठीक है जी। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन है, ये देखें, ये उसका रेडियस है, मास m है उसका, वेलोसिटी v है। ये देखें, ये उसका रेडियस r है बच्चे,
मैस m है और वेलोसिटी उसकी क्या है v। ये देखें रेडियस r, मैस m और वेलोसिटी उसकी क्या है जी v है। इस वेलोसिटी को हमने क्या नाम दिया, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब इसको ज़रा देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहा है, ये क्या नज़र आ रहा है बच्चे, इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन है वो इसको अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बच्चे, अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्टेड किसकी जानब, टूवर्ड्स न्यूक्लियस। क्यों न्यूक्लियस में, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, प्रोटॉन, और इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों अपोजिट चार्जेस हो जाएंगे ना। कौन से चार्जेस हो जाएंगे आपके पास, अपोजिट चार्जेस। इलेक्ट्रॉन पे बचे नेगेटिव चार्ज है और इसमें न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन है इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब जब चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स क्रिएट होते हैं उसको हम कहते हैं कूलम अट्रैक्टिव फोर्स। उसका हम क्या नाम देंगे, कूलम अट्रैक्टिव फोर्स। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कूलम लॉ से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कूलम्स लॉ से। और इसी कूलम लॉ में ये जो हमने पढ़ा है ना, कूलम अट्रैक्टिव फोर्स, इसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ना उनमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी पैदा होगी। कौन सी फोर्स पैदा होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, जो किसी भी चीज़ को सर्कुलर पाथ में घुमाने में क्या करती है, उसको मजबूर कर देती है। यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास दूसरा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में आप जानते हैं बच्चे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और दूसरा हमारे पास है प्रोटॉन। इसी चीज़ को हमने किस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, प्लस ई से। तो ये जो प्रोटॉन है प्लस ई, इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये अपोजिट चार्जेस हो जाएंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को हम क्या नाम देंगे, अपोजिट चार्जेस। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि चार्जेस हैं। जब चार्जेस में कोई भी फोर्स पैदा होती है, अब दो तरह की फोर्स पैदा हो सकती है ना। अगर सेम चार्जेस होंगे तो उसमें रिपल्सिव फोर्सेज होंगी, अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो उसमें कौन सी फोर्सेज होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेज। क्योंकि इसके अंदर अपोजिट चार्जेस हैं तो कौन सी फोर्सेज पैदा हो रही हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज। तो चार्जेस में जब इस तरह की फोर्सेज पैदा होती हैं उसका हम कहते हैं कूलम अट्रैक्टिव फोर्सेज। और ये किस लॉ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम लॉ से। आगे फिर हम देख भी लेते हैं कूलम लॉ क्या कहते हैं इनके बारे में। इसी कूलम लॉ की मदद से इनमें ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं, उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम कहेंगे जी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम देंगे जी, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, जो किसी भी चीज़ को दायरे में घुमाए रखती है सर्कुलर पाथ में। यानी जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में क्या करती है, मूव करवाती है। ये फोर्स क्या करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या आपके पास लेट्स सपोज पार्टिकल। अब पार्टिकल में इधर हम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को या पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में क्या करवाती है, मूव करवाए रखेगी। सर्कुलर पाथ में क्या करवाएगी, मूव करवाएगी। ये बेसिकली है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कूलम अट्रैक्टिव फोर्स है। जिस तरह ये देखें मिसाल के तौर पर, ये हमारे पास है ज़मीन, इसके इर्द गिर्द आपने देखा होगा मुख्तलिफ सियारे ऐसे इसके गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये देखें, ठीक है। हम मुख्तलिफ ये जो सियारे भेजते हैं ना ऊपर, वो कुछ देर के बाद उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। उस अट्रैक्शन की वजह से इनमें जो फोर्स पैदा हो रही है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी वजह से ये दायरे में क्या करेगा, घूमना शुरू हो जाएगा। एक और भी फोर्स होती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक वो फोर्स है जो इनको आपस में क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। अब इन्हीं में इलेक्ट्रॉन अब कोशिश करेगा वो इस न्यूक्लियस में ये जो प्रोटॉन जो इसके ऊपर अट्रैक्शन की फोर्स लगा रहा है, वो इस अट्रैक्शन की फोर्स को क्या करे, अपोजिट करे। यानी वो अब कोशिश करेगा अट्रैक्टिव फोर्स की वजह उसमें रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करे। तो उस रिपल्सिव फोर्स को हम क्या नाम देंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस रिपल्सिव फोर्स को हम क्या नाम देंगे, सेंट्रीफ्यूगल
फोर्स। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। उन्हीं अट्रैक्शन के नतीजे में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के गिर्द घूमना शुरू हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं क्यों घूमना शुरू हो रहा है। दो फोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं, एक उसमें बचे अट्रैक्टिव फोर्स, दूसरी कौन सी है, रिपल्सिव फोर्स। जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये कोशिश करेगी जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सर्कल में ही रहे, और रिपल्सिव फोर्स कोशिश करेगी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कल से दूर चला जाए, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। क्या करेगी ये, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले। अब इसको यूं समझ लें, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ये देखें एक फोर्स ये है जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और साथ ही एक फोर्स वो होगी जो इसको दायरे से बाहर ले जाने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। अब वो फोर्स जो इसको कोशिश कर रही है कि वो दायरे से बाहर चला जाए, उसको हमने नाम दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और दूसरी जो हमारी फोर्स है उसको हमने क्या नाम दिया है, बल्कि इसको आप यूँ लिख लें, फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये हमारे पास कौन सी फोर्स है जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, ये कोशिश करेगा न्यूक्लियस से बाहर चला जाए, अवे। ये देखें अब ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसमें वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को बच्चे हम नाम देंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी। यानी ये वो वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रेट मूव करवाने में क्या कर रही है, कंपेल कर रही है। अब इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट मूव करना चाहेगा लेकिन फ़ौरन इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अट्रैक्ट करेगी, ये दोबारा अपनी अट्रैक्शन को क्या कर लेगा, ऐसे मोड़ लेगा। ये देखें ऐसे, ये नज़र आ रहा है बच्चे, ये ऐसे स्ट्रेट जाने की बजाय वो दोबारा सर्कुलर में आ जाता है। ये देखें दोबारा सर्कुलर पाथ में आ गया वो पार्टिकल। ये आपको ये नज़र आ रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन कोशिश कर रही है ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये इस दायरे से बाहर चला जाए। ये जो बच्चे आपको ये देखें, ये वाली आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन भी एक फोर्स ही है। ये स्ट्रेट लाइन क्या है बच्चे, एक फोर्स है, और ये फोर्स कोशिश कर रही है ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ये जो दायरा है, ये जो शेल है, ये उसमें से बाहर चला जाए। लेकिन साथ ही फ़ौरन इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स, इसके ऊपर फ़ौरन, ये तो रिपल्सिव फोर्स है ना जो कोशिश कर रही है कि इलेक्ट्रॉन दायरे से बाहर चला जाए, अवे, न्यूक्लियस से अवे, दूर चला जाए। तो वो फोर्स जो इसको न्यूक्लियस से दूर करना चाह रहे हैं उस फोर्स का हमने क्या नाम दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरी फ़ौरन इसमें अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो रही है जो इसको अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे। इसी वजह से वो स्ट्रेट जाने के बजाय फ़ौरन उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया ऐसे। अब दोबारा ये स्ट्रेट जाना चाहेगा लेकिन जा नहीं पाएगा, फ़ौरन ये अपना रास्ता तब्दील कर देगा। ये देखें ऐसे, इस तरह करते करते ये क्या करेगा, दायरे में घूमना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब इसमें ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो किसके इक्वल हो रही है, रिपल्सिव फोर्स के। अगर बच्चे इसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा और वह न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। अगर इसमें रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो वो जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे वो उस न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। हम फिर कहेंगे उस एटम ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज़ कर दिया। लेकिन अगर उसमें अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों बराबर हो जाएं तब वो जो पार्टिकल, वो जो इलेक्ट्रॉन है ना तो वो उस न्यूक्लियस से दूर जाएगा और वो ना ही न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा बल्कि वो उसमें क्या कर देगा, घूमना शुरू हो जाएगा। क्या कर देगा, घूमना शुरू हो जाएगा। यही वो फोर्स, यही वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमने में क्या कर रही है, मजबूर कर रही है। पहले यही क्वेश्चन रदरफोर्ड मॉडल में क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द घूम रहा है तो उसको फोर्स कहाँ से मिल रही है। तो बेसिकली वो फोर्स जो उसको मिल रही है ना वो तो एक उसको मिल रही है सेंट्रीपिटल फोर्स से, दूसरा उसको कहाँ से फोर्स मिल रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस दायरे में घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो कूलम लॉ क्या कहते हैं, जिसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह रहे हो, ये देख लें। फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्जेस के Q1 Q2 ओवर R, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके रेडियस के। अब देखें इसमें हम क्या करेंगे, F
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करके हम इधर क्या लगा देंगे, के Q1 Q2 और आर स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स का, जिसको आपने क्या कहा है, कूलम फोर्स, ये उसका है जी फार्मूला। अब देखें Q1 Q2 हमारे पास क्या है, हमारे पास बच्चे Q1 में एक तो है जी प्लस ई और Q2 में दूसरा हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रॉन है। ई और ई ये दोनों पार्टिकल हैं, ई भी पार्टिकल है, ये भी क्या है, पार्टिकल, यानी चार्ज 1 चार्ज 2 एक के ऊपर। ये प्लस का मतलब ये न्यूक्लियस वाला पार्टिकल है जिसको आपने कहा था प्रोटॉन। इस ई का मतलब ये सर्कुलर पाथ में जो पार्टिकल मूव कर रहा है, किसमें बचे, सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ में कौन सा पार्टिकल मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इन दोनों के दरमियान एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चे, नेगेटिव चार्ज। तो इनमें कौन सी फोर्स जनरेट होगी, इन दोनों में बच्चे फोर्स जनरेट होगी अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सी फोर्स जनरेट होगी, अट्रैक्टिव फोर्स। साथ ही ये अट्रैक्टिव फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, साथ ही उसमें रिपल्सिव फोर्स भी पैदा हो जाएगी। जो रिपल्सिव फोर्स होगी वो कोशिश करेगी इस पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से दूर ले जाए, इस न्यूक्लियस से क्या ले जाए, दूर ले जाए। ये इसके अपोजिंग इफेक्ट में ये फोर्स जनरेट होगी, यानी दोनों का इफेक्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। इसको आप इनर्शिया भी कहते हो। इनर्शिया क्या होता है, एक बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हो, बदले में वो उसके उलट दूसरी फोर्स जनरेट करते हैं, जिसको आप कहते हो इनर्शिया। तो इसमें भी अगर आप गौर से देखें वही असूल फॉलो हो रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स आपने इसमें देखा है जनरेट हो रही है, तो साथ इनर्शिया के बतौर कौन सी फोर्स उसमें जनरेट हो रही, रिपल्सिव फोर्स। तो Q1 Q2 आर स्क्वायर, Q1 की जगह आप क्या लिख दें, प्लस सी, Q2 की जगह आप क्या लिख देंगे जी, ई लिख देंगे, के का के रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू के, आगे देखें हम, प्लस ई इंटू ई और आर स्क्वायर। तो ये एफ सी किसके इक्वल हो जाएगा, के ई स्क्वायर ओवर आर। ये देखिए क्या फार्मूला है जी सेंट्रीपिटल फोर्स का, एफ सी के ई स्क्वायर ओवर आर। अब हमारे पास के क्या है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू है बच्चे, के की वैल्यू है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्या क्या है आपके पास, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये देखें, ये है चार्ज 1, ये क्या है चार्ज 2, इनके दरमियान में कोई ना कोई मीडियम तो होगा। ये मीडियम क्या करेगा, ये मीडियम इन दोनों चार्जेस में जो फोर्सेस हैं, अब देखें चार्ज 1 Q1 कोशिश करेगा Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, Q2 कोशिश करेगा Q1 को अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे। तो बीच में ये जो मीडियम आ रहा है ना, वो इस फोर्स को क्या करे, इस फोर्स के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। वो जो मीडियम जो इस फोर्स के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, उस मीडियम को बच्चे हम नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर उसमें स्पेस होगी तो उसको हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी एक ही फिर वैल्यू क्या होती है वो देख लें, K इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कोलम स्क्वायर। ये कौन सी उसमें फोर्स है जी, एफ सी इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का मतलब उन चार्जेस में जो आप मीडियम ले रहे हो, जो क्या ले रहे हो मीडियम। ये देखें चार्ज 1 चार्ज 2, इस दोनों में ये जो मीडियम नज़र आ रहे हैं ये फ्री है, इसमें कोई भी दूसरी चीज़ मौजूद नहीं है। ये जो मीडियम नज़र आ रहा है ना, इसी मीडियम को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है जी, के से रिप्रेजेंट किया। उसकी वैल्यू कितनी, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है जी, तो इतना तक आप इसको नोट कर लें, हम फिर इसकी फर्दर कैलकुलेशन देख लेते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें आप, इसके हम कैलकुलेशन को इधर से मज़ीद कंटिन्यू रखते हैं।
अच्छा जी, अभी हमने क्या देखा है? अभी हमने ये देखा है कि उसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो रही है किसके इक्वल है? वो रिपल्सिव फोर्स के। अट्रैक्टिव फोर्स को फिर हमने कूलम लॉ से अभी देखा है, वो कौन सी फोर्स थी? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हमने क्या नाम दिया था? सेंट्रीपिटल फोर्स। और रिपल्सिव फोर्स को हमने क्या कहा था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या नाम दिया था हमने? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगी? कोशिश करेगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अट्रैक्शन बरकरार है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोशिश करेगी जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या चले जाए? दूर चला जाए। अब ना तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो रही हैं और ना ही रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो रही हैं, दोनों फोर्सेस क्या हो रही हैं? इक्वल हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या था, जो इलेक्ट्रॉन था वो न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे घूमना क्या कर देगा? शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये न्यूक्लियस है ना, ये देखें। अब ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, एक फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रही है, दूसरी फोर्स कोशिश कर रही है इसको बाहर ले जाए। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है, एक फोर्स उसको बाहर ले जाने की कोशिश कर रही है, दूसरी फोर्स उसको अपनी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। ये जो फोर्स उसको बाहर लेकर जाने की कोशिश कर रही है सेंट्रीफ्यूगल, और ये जो फोर्स जो उसको दायरे में घुमाने की तरफ कोशिश कर रही है उसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल। दोनों फोर्सेज इक्वल हैं, जिसकी वजह से ये बाहर जाने की वजह, ये देखें ऐसे दायरे में वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो पार्टिकल है, वो ऐसे दायरे में घूमना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, नज़र आ रहा है? बाहर नहीं जा रहा, ना ही वो बाहर जा रहा है और ना ही वो न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है, बल्कि उस पार्टिकल ने क्या काम किया? उस पार्टिकल ने न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चे। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? एफ सी इज इक्वल टू के, फिर हमने लिखा है एफ सी इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने देखे एफ सी इज इक्वल टू, अब इसमें ये जो Q1 था आपके पास ये था प्लस ई, Q2 आपके पास क्या था? ई। ये देखें, इसके अंदर बेसिकली क्या है? प्रोटॉन, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो Z से। उनके ऊपर जो चार्ज हमने लगाया वो हमने लगाया प्लस सी। कौन सा चार्ज हमने लगाया? प्लस। ये प्लस ई उसके ऊपर चार्ज है, Z का मतलब उसमें क्या है? प्रोटॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो मूव कर रहा है इसको हमने रिप्रेजेंट किया जी ई से, तो ये उसके ऊपर ये चार्ज है। अब ये देखें प्लस ई ई, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये वो पार्टिकल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये वो पार्टिकल है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। पार्टिकल दोनों क्या है? सेम है। उनका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चे? सेम है। हमने उनके मैग्नीट्यूड को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इधर हम क्या लिखेंगे? एफ सी इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। अब ये बीच में ये जिसको मैंने डॉटेड लाइन से शो किया, ये डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है? ये सारा, ये जो आपको डॉटेड लाइन वाला एरिया नज़र आ रहा है ना, ये सारी इसमें स्पेस है, कुछ भी नहीं है। इसी को कहते हैं, ये जो डॉटेड, ये जो फ्री स्पेस वाला एरिया नज़र आ रहा है ना, इसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है के से। इसको कहते हैं प्रिमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये मीडियम पे डिपेंड करती है, यानी ये पार्टिकल दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। इसमें ये जो मीडियम है, इस अट्रैक्शन में रुकावट का बेस बनेगा, उसी को हमने क्या नाम दिया? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। उसकी वैल्यू क्या होती है? ये है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये आपके पास कौन सी फोर्स आ गई बच्चे? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स आ गई? सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरी होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स कोशिश करेगी जो पार्टिकल है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से दूर चला जाए। इट मीन ये जो फोर्स है ये रिपल्सिव होगी, रिपल्सिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर। और इसका फार्मूला क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला होता है एफ जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर।
क्या फार्मूला होता है जी, mg²r। अब ना तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं और ना इसमें रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हैं। रिपल्सिव फोर्सेस कोशिश कर रही हैं पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर चला जाए, अट्रैक्टिव फोर्सेस कोशिश कर रही हैं पार्टिकल क्या आ जाए, न्यूक्लियस के अंदर आ जाए। ना तो ये पार्टिकल बाहर जा रहा है और ना ही ये पार्टिकल अंदर आ रहा है। इट मीन्स हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल आ रही है बच्चे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है, के E²/r² इज इक्वल टू mv²/r, mv²r। अब इसमें अगर हम v² की वैल्यू निकालना चाहें, v², ये देखें ये इसमें है r² से r आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। v² इज इक्वल टू ke² डिवाइडेड बाई mr, ये देखें। ठीक है बच्चे, इसको आपने नाम देना बच्चे इक्वेशन नंबर 1 का। इसको आपने क्या नाम देना, इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसमें ज़रा दूसरा पॉइंट देखिएगा, इधर देख लें, ये है न्यूक्लियस, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये देखें, ये है पार्टिकल, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, ये रिपेल होने की कोशिश। फिर यही पार्टिकल है, ये देखें, ये ऐसे मूव करेगा, ये देखें ऐसे, इधर ये रिपेल होने की कोशिश करेगा, इधर दोबारा अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। यही पार्टिकल इधर रिपेल होने की कोशिश, इधर अट्रैक्ट। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है जी। इसी तरह ये अट्रैक्ट होने की भी कोशिश करेगा, रिपेल होने की भी क्या करेगा, कोशिश करेगा। ये है रेडियस r, ये पार्टिकल का मैस m है बच्चे, और ये क्या उसकी वेलोसिटी v, ये उसकी क्या वेलोसिटी v। अब ये उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है उसमें, चेंज हो रही है। अब हम मोमेंटम आपने पढ़ा हो, इसके अंदर कौन सा मोमेंटम पैदा हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम। mvr इज इक्वल टू nh/2π। इसको भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था बच्चे, जब बोहर का हमने मेन पास्टुलेट पढ़े थे। ठीक है जी, तो इसमें हम कह सकते हैं ना, इसी वेलोसिटी की वजह से उसमें फिर एंगुलर मोमेंटम भी पैदा हो रहा है। mvr इज इक्वल टू nh/2π। इसमें n क्या है, ये n बच्चे रिप्रेजेंट कर रहा है शेल को या उस एनर्जी लेवल को। ये आपको ये गोल दायरा नज़र आ रहा है, इसी को हम कहते हैं, या इसको हम क्या कहेंगे, शेल, या फिर हम क्या कहेंगे, एनर्जी लेवल, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन उसमें क्या कर रहे हैं बच्चे, रिवॉल्व कर रहे हैं। mvr इज इक्वल टू nh/2π। v की वैल्यू अगर हम इसमें निकालना चाहें, v इज इक्वल टू nh/2π mr। ये देखें, इसको बच्चे आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। क्या नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखें, पुट दी वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। ये जो v की वैल्यू इक्वेशन 2 से आपको मिले, इसी v की वैल्यू को आपने पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में। किस में पुट कर देना बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 में। अब नेक्स्ट देख लें, ठीक है बच्चे। अब इसी को आप पुट कर लें, ये वैल्यू है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, NH ओवर, अब v की जगह ये वैल्यू पुट करें, nh/2π mr। इसका क्या है बच्चे, स्क्वायर है, तो इधर भी आप क्या लगा दें, स्क्वायर लगा दें। उसके आगे क्या आ जाएगा बच्चे, ke² mr। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, n² h², 2 का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा m का स्क्वायर, ये हो जाएगा r का स्क्वायर। इधर देख लें, के e² m का m, r का r। ये देखें, m के स्क्वायर से m कैंसिल, r के स्क्वायर से r कैंसिल। इससे अगर आपने r निकालना है, क्या निकालना है बच्चे, r को इधर भी मल्टीप्लाई करें, इधर भी मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा बच्चे n² ओवर h² इज इक्वल टू 4 पाई m r। इधर भी r को मल्टीप्लाई कर दें,
के ई स्क्वेयर। अब इधर भी आर को मल्टीप्लाई करना है, इधर भी आर को क्या कर दें, मल्टीप्लाई। आर आर से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब ये देखिए नेक्स्ट क्या वैल्यू बचेगी, जो के स्क्वेयर है इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी इसको क्या कर दें, डिवाइड। तो क्या हो जाएगा, ये के स्क्वेयर इधर भी डिवाइड और इधर भी क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये देखें इससे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसल। पीछे आपकी क्या वैल्यू बच जाएगी जी, आर की वैल्यू बच जाएगी। ये देखें आर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, इधर आएगा पाई स्क्वेयर, 4 पाई स्क्वेयर। एम का आप क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे। ठीक है बच्चे, 4 पाई एम। ठीक है जी। उसके बाद क्या वैल्यू आ रही है, के ई, 4 पाई एम के ई स्क्वेयर। ठीक है जी। एक तो ये भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, दूसरा आप इसमें क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये भी देख लें आप। ठीक है, इस वाले पोर्शन को भी हम रिप्लेस कर देते हैं। एंगुलर मोमेंटम तो आपने समझ लिया है ना। अब इधर देख लें, ये जो के की वैल्यू है ना, के, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में ये जो बीच में स्पेस जो आपको एरिया नज़र आ रहा था, वही क्या था आपके पास, के था। इसके एक और भी वैल्यू होती, क्या वैल्यू होती है ये भी देख लें, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, ये इसको हम के कह गए थे, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये मिस्टेकन हम इसको क्या कह गए थे, के कह गए थे। बेसिकली ये वैल्यू के से ही निकली है, के इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। के आपका कांस्टेंट, इसी कांस्टेंट में ये एप्सिलॉन नॉट, ये मीडियम भी आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा क्या कर दीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा। अब ये देखें, इसी के अंदर हम ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ये भी लिखना चाहिए, ये वैल्यू भी ठीक है। नेक्स्ट अब आप देख लें, ये देख लें, आर की वैल्यू आपने क्या निकाली है, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर। अब के की वैल्यू को अगर मैं पहले लिख लूँ, क्या है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। तो नेक्स्ट देख लें, 4 पाई स्क्वायर, आगे क्या लिखा हुआ है, एम। के आगे क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके आगे बच्चे क्या लिखा हुआ है, ई स्क्वायर। अब के को हमने रिप्लेस कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। अब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो इसको देख लें, आर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। 4 से 4 कैंसल, पाई से पाई स्क्वायर कैंसल, और तो कुछ नहीं करती वैल्यू, नहीं। तो आर की जो वैल्यू आ रही है बच्चे, वो क्या आ रही है, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर। इसको हम क्या कहते हैं, पाई एम ई स्क्वायर। इसमें हमने एक और छोटी सी हमने क्या कर दिया है, जो इसमें हमने और एक चेंजिंग करनी है। अब हमने लिखा था ई स्क्वायर। अब इसमें ज़रा आपने थोड़ा सा गौर से देखना है, ये तो है प्रोटॉन का और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का। अब हमें बेसिकली इसमें पहचान करनी है, क्या करनी है, पहचान करनी है। तो हम क्या करेंगे, प्लस ई की जगह बच्चे हम लिख देंगे प्लस जेड ई। ये प्रोटॉन है और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन ही रहने दें। अब देखिए इसमें हमने क्या चेंजिंग करनी है, ई और ई से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बच्चे ई का स्क्वायर, जेड का जेड ही रहेगा, प्लस का प्लस। अब जहाँ पर ई स्क्वायर लिखा हुआ है, जहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ई स्क्वायर, वहाँ पर उसको रिप्लेस कर देना बच्चे आपने जेड ई स्क्वायर से। ई स्क्वायर को आपने किससे रिप्लेस कर देना है, जेड ई स्क्वायर से। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ई स्क्वायर की बजाय बच्चे आप क्या लिखेंगे,
जेड ई स्क्वायर, बात समझ आ रही है? क्या लिखेंगे? जेड ई स्क्वायर। तो इधर भी क्या लिखा हुआ है? ई स्क्वायर। इधर भी आप क्या लिख देंगे? जेड ई स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद हमने कहा ये देखें के स्क्वायर है, इधर आप कहेंगे के जेड स्क्वायर। तो इधर भी आप क्या लिखेंगे? के जेड स्क्वायर, के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई के जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई आर। ये इससे क्या हो जाएंगे बच्चे? कैंसल। तो जहाँ पर भी ई स्क्वायर लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दें जेड ई स्क्वायर से। आप ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन मसला क्या है, इस ई में और इस ई में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन इसमें प्रोटॉन है और कौन इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। कौन सी चीज़ न्यूक्लियस में है, कौन सी चीज़ उसके आखिरी शेल में रिवॉल्व कर रही है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए जहाँ पर प्रोटॉन वाला ई है ना बच्चे, उसको हमने रिप्लेस कर दिया जेड ई से, और जो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है उसको हमने लिख दिया ई। ये भी तो पार्टिकल है, ये भी आपके पास क्या है? चार्ज पार्टिकल। ये देखें, ये न्यूक्लियस में मौजूद है, ये भी चार्ज पार्टिकल, ये न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ये भी चार्ज पार्टिकल। अब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, ये जो ई स्क्वायर लिखा हुआ है कि ये कौन से पार्टिकल है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस वाले पार्टिकल को हमने आइडेंटिफाई करने के लिए जेड ई लिख दिया है, और जो उसके न्यूक्लियस के गिर्द गिर्द गोल गोल सर्कुलर पाथ में जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहे हैं उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया बच्चे? ई से रिप्लेस कर दिया। तो ई स्क्वायर की बजाय इधर हम क्या लिखेंगे? बेसिकली जेड ई स्क्वायर। इसी तरह जेड स्क्वायर लिखने से आपको पता चल जाएगा एक पार्टिकल उसमें क्या है, न्यूक्लियस क्या है, और एक उसके आखिरी शेल क्या है, जेड स्क्वायर। तो जहाँ पर भी ई स्क्वायर लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दें जेड ई स्क्वायर। इधर भी क्या लिखना है आपने? जेड स्क्वायर। इधर भी क्या बचे? जेड स्क्वायर। बेसिकली है क्या जेड स्क्वायर? जहाँ पर बचे ई स्क्वायर लिखा हुआ, इसका मतलब एक उसमें है बचे प्रोटॉन और दूसरा उसमें क्या? इलेक्ट्रॉन। तो ई स्क्वायर जो आपने लिखा है वो बेसिकली जेड स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। वो बेसिकली किसके इक्वल आ रहा है बच्चे? जेड स्क्वायर के। ठीक है ना? तो ये आर की ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू भी ठीक है, आर की ये वैल्यू भी ठीक है। इसके अलावा तो इससे ये साबित हो आर की दो वैल्यूज हैं, दोनों आप लिख सकते हैं। एक कौन सी वैल्यू है बच्चे? और ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर, या इसको आप कहेंगे एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाई एम जेड स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ ठीक हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है बच्चे, ये वैल्यू भी ठीक है, ये वैल्यू भी ठीक है। ये वैल्यू तब आएगी जब आप के की जगह क्या पुट करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चे, आपकी बुक में जो है ना ये वाली वैल्यू यूज़ हुई है, ये वाली, लेकिन अगर आप चाहें तो ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है ना बच्चे? तो इसमें आप क्या करेंगे? नेक्स्ट एन को भी सॉल्व करें, सॉरी एन और जेड को रहने दें, बाकी सारी वैल्यूज़ को आपने सॉल्व करना है। एच को, पाई को, एम को और ई को, इनकी वैल्यूज़ को आपने क्या कर देना? पुट करने। जो आपके पास वैल्यू आएगी आर की वो क्या आएगी? आर इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 एन स्क्वायर ओवर जेड। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर में। ये वैल्यू किस में आ जाएगी बच्चे? सेंटीमीटर में। ठीक है बच्चे, तो मज़ीद भी हम इसमें देख लेते हैं मज़ीद क्या रिलेशन, इसको भी आप सारे को नोट कर लें। अब नेक्स्ट इसमें से क्या क्या रिलेशन आ सकते हैं ये देख लें। ये वाला पोर्शन हम रहने देते हैं। ठीक है बच्चे, आर के पास, आर की कौन सी वैल्यू आपके पास आ रही है बच्चे? हमारे पास बच्चे जो आर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है
एन स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, या दूसरे हमारे पास यही आर की क्या वैल्यू थी बच्चे, आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये वाली वैल्यू बच्चे पाई एम जेड स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है बच्चे, आर की वैल्यूज़ आ गई। दोनों ही वैल्यूज़ ठीक हैं अभी जो हमने डिराइव की हैं। अब आपकी बुक में ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, ये भी ठीक है और ये वैल्यू भी क्या है बच्चे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, जब हमने इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व किया, 0 पॉइंट आपने एन की आपने बच्चे एम की वैल्यू, पाई की वैल्यू, एच की वैल्यू और क्या किया, ई की वैल्यू को पुट किया। तो इस किस में पुट किया है, इन वाली इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट करेंगे, कहीं भी आप पुट कर दें। अगर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पर आप के को क्या लेंगे, 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये ख्याल रखना है। तो आंसर क्या आ रहा है, 0.529 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 एन स्क्वायर ओवर जेड सेंटीमीटर। अब देखें, हम जानते हैं जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, या उसको हम कहते हैं 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। तो इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई एन स्क्वायर ओवर जेड इज इक्वल टू एंगस्ट्रॉम। ये देखें, ये आपके पास क्या आ गई, R की वैल्यू। अब इसमें n क्या है बच्चे, इसको ज़रा समझिएगा। n जो है ना बच्चे, ये आपके पास है शेल, या इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल, ठीक है ना बच्चे। अब ये जो n की वैल्यू है ना बच्चे, ये 1 भी हो सकता है अगर पहला शेल लो, 2 हो गया अगर दूसरा शेल लो, 3 हो गया अगर तीसरा शेल लो, 4 हो गया अगर चौथा शेल, 5 हो गया अगर पांचवा शेल लो। इसका मतलब क्या है बच्चे, आपके पास फर्स्ट शेल, ये क्या है बच्चे आपके पास सेकंड शेल, ये आपके पास कौन सा शेल होगा बच्चे, थर्ड शेल। फोर्थ क्या है आपके पास, फोर्थ शेल। 5 क्या है बच्चे आपके पास, फिफ्थ शेल। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, ये देखिए इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं, इधर में ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, इसको जरा समझिएगा। ये जो मैंने n लिखा है 1 2 3 4, इसको जरा समझिए ये क्या है। ठीक है बच्चे, ये देखें, ये हमारे पास क्या है बच्चे, न्यूक्लियस है। ये देखें, उसमें ये मैंने पहला एक दायरा लगा दिया, ये उसमें मैंने लगा दिया दूसरा दायरा, ये मैंने लगा दिया तीसरा दायरा, ये उसमें कौन सा दायरा आ गया बच्चे, फोर्थ। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चे। तो ये जो लिखा हुआ है ना बच्चे, इसमें n की वैल्यू 5, इसमें n की वैल्यू 4, ये देखें n की वैल्यू है 1, n की वैल्यू 2, इसमें जो हमने 4 लिखा है ये n की वैल्यू 3, और ये आपके पास क्या हो जाएगी बच्चे 4। कौन सी वैल्यू हो जाएगी 4। तो न्यूक्लियस से ये आप फासला बढ़ाते जाएंगे, n का डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक ना बच्चे, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली। अच्छा नेक्स्ट देख लें, अगर हम इसी को हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करें, किस चीज़ के लिए अप्लाई करें बच्चे, हाइड्रोजन के लिए। रेडियस फॉर nth क्या है वैल्यू, 0.529 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर ओवर n एंज स्टार। ये है किसी भी आर्क के लिए, रेडियस फॉर nth शेल।
ये किसके लिए वैल्यू बच्चे, रेडियस फॉर nth शेल, यानी कोई भी आपके पास शेल हो सकता है, n² z। अब n की वैल्यू क्या है, शेल है, पहला शेल हो सकता है, दूसरा शेल हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है। ये जो z है ना बच्चे, ये आपका होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है बच्चे, एटॉमिक नंबर। अब हम इसमें लिख रहे हैं बच्चे फॉर हाइड्रोजन एटम, हम इसको किस चीज़ के लिए ले रहे हैं बच्चे, फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए ले लें तो हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू क्या होती है बच्चे, हमेशा 1 होती है। और जो n की वैल्यू है, अगर ये देखें n की वैल्यू हम उसमें क्या पुट करें, 1 पुट करें, n की वैल्यू हम क्या पुट करें बच्चे, 1 पुट करें, तब देखें क्या वैल्यू होगी। और अब nth की जगह आप क्या लिखेंगे, 1, और 1 इज इक्वल टू 0.529। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई, n की जगह क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, नीचे एटॉमिक नंबर z की वैल्यू आपके पास क्या है, 1, तो r1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, 0.529 n स्टार। ये देखिए, ये आपके पास क्या है, r1 की वैल्यू। इससे क्या मुराद है, इसको भी मैं आपको इस डायग्राम से आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारे पास बच्चे r2 की वैल्यू, ये तो वैल्यू वही रहेगी 0. अब n2 में क्या हम पुट करेंगे बच्चे, r2 से मुराद है n2, r2 से क्या मुराद है, n2। याद रखिएगा बच्चे, जो r की वैल्यू होगी वही n की वैल्यू होगी। अगर r की वैल्यू होगी 1, n की वैल्यू भी 1 होगी, r की वैल्यू होगी 2, n की वैल्यू भी होगी 2, r की वैल्यू होगी 3, n की वैल्यू होगी 3, r की वैल्यू होगी 4, n की वैल्यू होगी 4। r हमेशा n के इक्वल होगा। r किसके इक्वल होगा, n के। यानी जो रेडियस है ना वो उसके शेल पे डिपेंड कर रहा है। हम इसमें कह सकते हैं रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर। जितना आप उसमें रेडियस बढ़ाते जाएंगे ना बच्चे, उतना उसका आपने शेल नंबर भी क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है। मैंने r1 लिया है ना, तो शेल नंबर मतलब n की जगह, n² की जगह क्या लिया, 1 का स्क्वायर। अब मैंने लिया बच्चे रेडियस r2, तो मैंने दूसरा r2 रेडियस लिया, तो n की जगह n में मैं 2 का स्क्वायर लूँगा। जो आप r की वैल्यू लोगे वही वैल्यू किस चीज़ की बच्चे, n की वैल्यू होगी। ये बात हमेशा जहन में रखिएगा। तो आगे क्या हो जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई, ये 1 का हर जगह एटॉमिक नंबर है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना बच्चे। तो ये आपके पास है रेडियस, ये वाली वैल्यू n का स्क्वायर, n r2 आपने लिया तो इसके लिए क्या होगी बच्चे, r2 अगर आपने लिया है तो n की वैल्यू भी क्या लोगे, 2 लोगे। ये बात आपने जहन में रखनी है। इस वाले केस में क्या था, आपने r की वैल्यू 1 ली थी, तो n की वैल्यू भी आपने क्या लेनी है बच्चे, 1 लेनी है। तो देखें 2, इसमें आप लिखेंगे बच्चे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो 4 को इससे आप क्या करें, ज़रा मल्टीप्लाई करें, आपके पास है 0.529, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 ये हो जाएगा 36, 8 और 3 11, 11, 5 फिर 20, 21। ये देखें कितने 1 2 3, 3 के बाद इशारे आ रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, 2.11। तो जो r2 की वैल्यू है बच्चे 2.11 n स्टार। ये देखें ये किसकी वैल्यू है बच्चे, r2 की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू आ रही है, r2 की वैल्यू। उसके बाद है बच्चे r3 की वैल्यू, इसका भी देख लें, r1 r2, उसके बाद हमारे पास है बच्चे r3। r3 लेंगे तो n की वैल्यू भी क्या लेंगे बच्चे, 3 लेंगे, n की वैल्यू भी क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब देखें r3 इज इक्वल टू 0.529, अब n की जगह क्या लिखेंगे, 3, उसका क्या होगा स्क्वायर, z की जगह क्या है बच्चे, 1 है, 1 का 1 हम नहीं लिखते, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, r3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9,
529, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 81, 20, 18, 18 2 20, 6, 26 2 45, 2 47, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 का 4, आगे कुछ है नहीं 1 2 3, तो ये आ जाएगा 4.76। R3 की वैल्यू क्या है बच्चे 4.76। आगे आप क्या लगाएंगे बच्चे n स्टार, ये देखें ये है R3 की वैल्यू। R3 से क्या मुराद है, न्यूक्लियस के गिर्द जो तीसरा शेल होगा, न्यूक्लियस के गिर्द क्या होगा जो तीसरा शेल होगा उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस इतना होगा 4.76 n स्टार। अगर आप इसको मीटर में लेना चाहें तो क्या लिखेंगे R3 इज इक्वल टू 4.76 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। ये देखें बहुत ही कम वैल्यू है, 10⁻⁻10 मीटर बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, यानी इतना कम डिस्टेंस है आम आँख से नज़र भी नहीं आ सकता। R4 की वैल्यू आप ले लें, R4 अगर ले रहे हैं तो n की वैल्यू भी क्या होगी बच्चे 4 होगी, बल्कि इधर नहीं इधर ही ले लेते हैं। R4 अगर आप ले रहे हैं तो n की वैल्यू भी क्या होगी 4 होगी। R4 इज इक्वल टू 0.529, 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे 16। तो ये देखें 0.529 आगे हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 54, 31, ठीक है। आगे बचा रहा है 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 2 5, 0 का 0 आ जाता है वो लिखने की ज़रूरत नहीं, 4 3 4 1 2 3, 3 के बाद तीसरे का क्या आंसर आ रहा है 8.4, क्या आंसर आ रहा है जी फोर्थ का 8.4 n स्टार। ये देखें ये उसका क्या आ रहा है बच्चे डिस्टेंस आ रहा है, उसका क्या आ रहा है बच्चे डिस्टेंस आ रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट R5 इज इक्वल टू 0.529। अब इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चे 5 का स्क्वायर, 0.529, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये हो जाएगा बच्चे 45 1, उसके बाद हो जाएगा 1 5 5, तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, जितने उसके बाद इशारे आ रहे इधर भी उसके बाद इशारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 13.2। क्या आंसर आ रहा है बच्चे R5 के लिए 13.2 n स्टार। ये देखें ये उसकी क्या आ रही है बच्चे वैल्यू आ गई है, ये क्या वैल्यू आ गई उसकी वैल्यू आ गई है। अब इसको आप जस्टिफाई किस तरह करेंगे, अब इसको ज़रा समझिएगा। ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या है बच्चे न्यूक्लियस है, ठीक है ना बच्चे। अब ये देखें ये उसके दरमियान ये है बच्चे ये लेट्स सपोज उसका पहला शेल है, ये उसमें बच्चे दूसरा शेल है न्यूक्लियस में, ये उसका तीसरा शेल, चौथा शेल, और ये उसमें क्या है पांचवा शेल। थोड़ा ये इसको जूम कर लेते हैं। ये हमारे पास है बच्चे न्यूक्लियस, इसको ज़रा समझिएगा। ये मेरे पास है फर्स्ट शेल, ये कौन सा शेल है बच्चे फर्स्ट शेल, और ये कौन सा है मेरे पास दूसरा शेल। आगे मेरे पास कौन सा शेल है बच्चे तीसरा शेल। ये मेरे पास कौन सा शेल है बच्चे चौथा शेल। ये मेरे पास कौन सा शेल है बच्चे पांचवा शेल, ठीक है ना। ये वाला पार्ट मेरे पास क्या है बच्चे न्यूक्लियस, ये वैल्यू नज़र आ रही है, ये मेरे पास पहला शेल, ये क्या है दूसरा शेल, ये क्या है बच्चे तीसरा शेल, ये क्या है चौथा शेल, ये क्या है पांचवा शेल। ये फिर इस तरह से क्या हो जाएगा
इसको आपने इससे क्या कर देना बच्चे, ऐसे क्लोज कर देना, क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह है नहीं। मैं इधर इसको क्या करूँ, बनाने की कोशिश करूँ, नहीं तो मैं कोशिश करूँगा इधर भी आपको बना के दिखा दूँ। तो न्यूक्लियस के गिर्द जो पहले शेल का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये है R1। R2 की वैल्यू कितनी है बच्चे, R2 कितनी वैल्यू आ रही है इसके लिए बच्चे, ये निकाले 2.11 एंगस्ट्रॉम। R3 की वैल्यू कितनी है बच्चे, R3 की निकाली आपने 4.76। R4 की वैल्यू कितनी है बच्चे, R1 R2 R3, ये हमारे पास है बच्चे R4 के लिए बच्चे वैल्यू आ रही है 8.4 एंगस्ट्रॉम। और R5 के लिए कितनी वैल्यू आ रही है बच्चे, 13.2 एंगस्ट्रॉम। कितनी वैल्यू है, 13.2 एंगस्ट्रॉम। इससे क्या साबित हुआ है, जो R2 है वो R1 से R2 ग्रेटर दैन R1 कितने टाइम्स है बच्चे, ये देख लें। R2 का स्क्वायर है 4, ये तो वैल्यू थी 1 की, ये देखें अगर आप गौर से देखें R1 की वैल्यू है 0.529, ये वाली वैल्यू क्या है, R1 ही है ना बच्चे, ये वाली वैल्यू। इसको अगर आप गौर से देखें और इस वैल्यू को भी अगर आप गौर से देखें, दोनों वैल्यूज़ आपको सिमिलर नज़र आएंगी। ये क्या है 2 के लिए, इसको हम क्या कह सकते हैं 4, तो हम इसमें क्या कहेंगे बच्चे, जो R2 है ना वो R1 का 4 टाइम्स है। R2 इज इक्वल टू R1 का कितना है बच्चे, 4 टाइम। R2 की वैल्यू R1 से 4 टाइम्स ज़्यादा है, ये देखें 0.529, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे R1 को। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, R2 इज इक्वल टू, अब 0.529 की बजाय मैं R1 पुट कर सकता हूँ, ये हमारे पास R1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 4। आगे आ रहा है बच्चे R3 में आ जाए, ये 0.529, इधर में क्या लिख लूँगा बच्चे R1, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये होता है बच्चे 9 R1, ये देखें, ठीक है बच्चे। उसके बाद है हमारे पास R4 ये लिखा हुआ है 0.529, तो 0.529 की वजह मैं क्या लिख दूंगा R1, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये R1 का कितना टाइम होता है बच्चे, 16 टाइम्स होगा, 16 टाइम्स ऑफ R1, ये इतना क्या है डिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी R2 का जो रेडियस R2 है, जो दूसरे शेल का जो रेडियस है वो पहले शेल के रेडियस से 4 टाइम ज़्यादा होगा। तीसरे शेल का जो रेडियस है वो पहले शेल के रेडियस से 9 गुना क्या होगा, ज़्यादा होगा। चौथे शेल का बच्चे जो रेडियस है वो पहले शेल के रेडियस से 16 टाइम्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। इससे हमने ये नतीजा निकाला है बच्चे। तो इसके अलावा देखें R5 में देखें उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये देखें 0.529, इधर हम R1 पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 ओवर R1। इससे बच्चे क्या नतीजा निकला, इससे ये नतीजा निकला है जो R5 का रेडियस है वो पहले शेल के रेडियस से 25 गुना क्या है बच्चे, ज़्यादा है, या 25 टाइम उसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। इससे फिर हमने क्या नतीजा निकाला है, हमने ये नतीजा निकाला है, इससे बच्चे हमने ये नतीजा निकाला है R5 ग्रेटर दैन R4 ग्रेटर दैन R3 ग्रेटर दैन R2 ग्रेटर दैन R1, या फिर हम इसको कह सकते हैं R1 लेस दैन R2 लेस दैन R3 लेस दैन R4 लेस दैन R5। ये इस तरह वैल्यू आप बढ़ाते चले जाएं।
ठीक है ना बच्चे। ये भी आपको सारा समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने उनके रेडियस निकाले, ठीक है ना बच्चे। इसी वजह से जो शेल होता है ना, उसका न्यूक्लियस के जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ये हमने सारा क्या किया बच्चे, इससे मैथमेटिकल प्रूफ देख लिया, ठीक है बच्चे। तो होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं ताकि आपकी ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाए। अच्छा बच्चे, इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल आप देख लें। क्वेश्चन है, मैं इधर लिख देता हूँ जी। पहला क्वेश्चन नंबर इधर ही मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ He+1। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन and third orbit of lithium and third orbit of lithium। क्वेश्चन नंबर 3, ये लास्ट है, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम। अच्छा जी, ये तो है आपके क्वेश्चन। सॉरी, इसको क्वेश्चन को इधर ख़त्म करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है और ये आपका इधर क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। हमने कहा था बच्चे कि जो हमने अभी रेडियस रेशियो निकाले थे ये हाइड्रोजन के लिए और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए था। तो फार्मूला आपका क्या होता है, रेडियस फॉर nth इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई n स्क्वायर ओवर z applicable to hydrogen and hydrogen like स्पीशीज़। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ कौन सी होंगी बच्चे, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस देखना होता है उसके न्यूक्लियस से ज़्यादा। उसमें हम इलेक्ट्रॉन के लिए मल्टीपल सिस्टम के लिए इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये इसका ड्रॉबैक भी बोहर का। अब ये देखें, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम। अब ये देखें, हीलियम है बच्चे, उसका एटॉमिक नंबर होता है 2। हीलियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है बच्चे, Z की वैल्यू क्या होती है
2, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 2, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया तो He+ है ना, इसका मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये लाइक हाइड्रोजन है, इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो वो कह रहे हैं पहले तो उसके थर्ड ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट के आपने रेडियस रेशियो निकालनी है, रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड ऑर्बिट, रेडियस रेशियो ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट, ये आपने क्या करनी है बच्चे कैलकुलेट। रेडियस रेशियो का मतलब यही होता है दोनों का रेडियस निकालें और दोनों को आपने क्या कर देना बच्चे डिवाइड कर देना है, ये आपने वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले R3 की वैल्यू निकालेंगे आप, R3 = 0.529 मल्टीप्लाई। अब देखें n की जगह क्या पुट करेंगे 3, क्यों? क्योंकि इधर उसने कहा है r की वैल्यू 3 है ना, तो n की वैल्यू भी क्या होगी बच्चे 3 होगी। रेडियस रेशियो आपके पास है R3, तो n की वैल्यू भी क्या होगी 3, जो r की वैल्यू होगी वही किस चीज़ की वैल्यू होगी बच्चे n की वैल्यू होगी। ये अभी हम पीछे इसको प्रूफ करके आ रहे हैं। तो n की जगह किसका स्क्वायर लिखेंगे 3 का स्क्वायर, नीचे एटॉमिक नंबर Z, हीलियम का एटॉमिक नंबर Z क्या होता है बच्चे 2, तो ये वैल्यू, उसके बाद है R5 0.529। अब देखें फिफ्थ उसके लिए है ना, तो R की वैल्यू जब 5 होगी तो इसके लिए n की वैल्यू भी क्या रखोगे 5 रखोगे, तो इसमें आप क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर ओवर 2, इन वैल्यूज़ को इधर पुट कर दें, R3 ओवर R5 = 0.529 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर ओवर 2 डिवाइडेड बाई 0.529 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2, ये इससे क्या हो जाएंगे कैंसल, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसल, आंसर क्या आएगा बच्चे 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं R3 रेडियस रेशियो R5 = 9 and 25। ठीक है ना बच्चे, ये हमने किसका आंसर निकाला है, इसका आंसर निकाला है। ठीक है ना बच्चे, अब हम आ जाते हैं इस अगले क्वेश्चन में, इसको हम वैसे रहने देते हैं। ठीक है ना बच्चे, अब अगला क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। और क्या है सेकंड ऑर्बिट किस चीज़ के लिए बच्चे हाइड्रोजन, एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, थर्ड ऑर्बिट आपने लिथियम का लेना है, सेकंड ऑर्बिट आपने हाइड्रोजन का, उनके दरमियान आपने क्या निकालनी है रेडियस रेशियो। ठीक है ना, अब आप जानते हैं हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1, लिथियम है बच्चे, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे 3 होता है। हाइड्रोजन में क्या है बच्चे एक इलेक्ट्रॉन। अब Li+2, Li+2 से मुराद K में 2 होते हैं और L में होता है एक इलेक्ट्रॉन, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए लूज़ कर दिए, तो इसमें भी क्या बच जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसका हम अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं के ऊपर ये फार्मूला क्या करना है आपने अप्लाई करना है। अगर वो आपसे पूछ लें मिसाल के तौर पर खाली लिथियम, इसका रेडियस रेशियो निकालने के आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये फार्मूला सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी स्पीशीज़ के ऊपर अप्लाई है जो हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन लाइक हो। इट मीन्स उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो एक इलेक्ट्रॉन हो, इसी वजह से आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो R2 हाइड्रोजन के लिए बच्चे अगर R की वैल्यू है 2 तो इसमें N की वैल्यू भी क्या रखोगे 2 रखोगे, R2। ठीक है ना बच्चे, ये किस चीज़ के लिए आपके पास हाइड्रोजन के लिए, तो इधर हम क्या पुट करेंगे 0.529 मल्टीप्लाई N का क्या है बच्चे 2 है, 2 का क्या लिखेंगे स्क्वायर, नीचे क्या आप लिखेंगे 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चे Z की वैल्यू क्या होती है 1। उसके बाद आप इधर आ जाएं लिथियम वाले केस में, उसमें उसका थर्ड ऑर्बिट के लिए R3
फॉर लिथियम 0.529 मल्टीप्लाई। अब लिथियम के लिए n का स्क्वायर, अब आपने R3 लिखा है ना, तो इसके लिए जो R3 है इसके लिए आप n की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो इधर हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। और लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है बच्चे, 3 होता है। वो भी क्या होता है, 3 होता है। अब इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, 3 से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल। तो पीछे क्या बचेगा, 4/3 यानी R2 ओवर हाइड्रोजन इज इक्वल टू R3 लिथियम बाई 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 3 का 3, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं फिर R2 हाइड्रोजन R3 लिथियम बाई 2 इज इक्वल टू, ये देखें ये उसकी क्या आ गया बच्चे, रेडियस रेशियो। ये किस क्वेश्चन का आंसर था, इस क्वेश्चन का आंसर था। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में आ जाएं, क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड एक्साइटिंग स्टेट। अब इस तरह स्टेटमेंट को आपने समझना है। ठीक है बच्चे, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या है, लेट सपोज ये हमारे पास है न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, ये हमारे पास क्या बचे, तीसरा शेल। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद हो, पहले शेल में, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद हो, पहले शेल में। अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल से दूसरे शेल में जंप कर रहा है, ये इधर जंप कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसको हम थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। यह न्यूक्लियस, पहला शेल, यह सेकंड शेल, ये हमारे पास है लेट्स सपोज थर्ड शेल। ये इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद है, अगर वो इधर से इधर जंप कर रहा है, इसको हम कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड, यानी इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद था, इसने एनर्जी को क्या किया, जज्ब किया, फिर वो आगे वो जंप कर रहा है, जब वो इधर जंप कर रहा है इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब मज़ीद इसने एनर्जी को जज्ब किया और ये अगले शेल में क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, ये इधर जंप कर रहा है, तो ये उसके बच्चे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आपने देखना है इसका शेल कौन सा है। जब इलेक्ट्रॉन इधर था तो इसके लिए n की वैल्यू थी 1, जब इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इसके लिए n की वैल्यू 2। जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में चला आया ना, तो इसके लिए बच्चे जो n की वैल्यू है वो क्या है, 3 है। n की वैल्यू अगर 3 है तो रेडियस की वैल्यू भी क्या होगी बच्चे, 3 होगी। एक तो आपने ये ध्यान में रखना है। दूसरा, एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, ये देखें, ये है न्यूक्लियस, ये उसमें बचे पहला शेल, ये देखें ये इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को जज्ब करेगा वो एक स्टेट आगे जंप करेगा, वो इधर आ जाएगा, ये है बच्चे उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हुआ क्या है, पहले तो इलेक्ट्रॉन n1 में था, अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ गया n2 में। बस इधर आपने क्या करना था, n की वैल्यू निकालनी थी। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जो हाइड्रोजन की है उसके लिए n की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चे, 3 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 3। ये नोट ध्यान में रखना है। लिथियम के लिए जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसके लिए बच्चे जो आपने n की वैल्यू पुट करनी है वो क्या पुट करनी है, 2। बाकी आपके लिए आसान है। लिथियम आपके पास है क्या, +2। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चे वो क्या होता है, 3। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वैसे ही क्या होता है। और इसके लिए जो फिर आपने अभी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लिथियम के लिए जो ली है, हाइड्रोजन के लिए हमने लिया सेकेंड और लिथियम के लिए हमने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इसके लिए फर्स्ट के लिए n की वैल्यू 2 थी, हाइड्रोजन के लिए बच्चे n की वैल्यू क्या थी, 3 थी। बाकी आप इसमें पुट कर लें। इसमें आपने लिखना है बच्चे, आपने लेना है बच्चे रेडियस रेशियो, किसका लेना है, हाइड्रोजन की। कौन सी एक्साइटेड स्टेट है बच्चे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना बच्चे। उसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है, रेडियस रेशियो
लिथियम की कौन सी एक्साइटेड स्टेट है बच्चे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इनके दरमियान आपने क्या करना है, रेडियस रेशियो फाइंड करनी है। तो RH आप निकाल सकते हैं। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या है बच्चे, 3 है, और ये थी बच्चे हाइड्रोजन के लिए। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n की वैल्यू 2, और ये वैल्यू किसके लिए थी बच्चे, लिथियम के लिए। तो अभी हम रेडियस रेशियो किसके लिए निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए। कब निकाल रहे हैं, जब वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में था। तो इसके लिए n की वैल्यू होगी 3, तो इसका पुट करेंगे 0.529 मल्टीप्लाई n का स्क्वायर, n की जगह लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 1 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, लिथियम रेडियस रेशियो आप किसके लिए निकालनी है, अब आपने लिथियम के लिए कौन सी एक्साइटेड स्टेट बच्चे आपने लेने, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उसके लिए n की वैल्यू को वो क्या है, वो है 2, 0.529 मल्टीप्लाई 2 का क्या आ जाएगा बच्चे, स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, 3। लिथियम का बच्चे जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है बच्चे, 3 है। तो इस तरह आप क्या कर लेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे बच्चे। तो इसको जब आप हल करेंगे, ये हो जाएगा बच्चे 3 का स्क्वायर 9, ये भी क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 9 3। तो ये वैल्यू बच्चे आपकी कितनी हो जाएगी, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा बच्चे 27 डिवाइडेड बाई 4। तो इन दोनों की जो रेडियस रेशियो आ रही है वो कितनी आ रही है बच्चे, 27/4, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27 एंड रेडियस रेशियो ओवर 4। ये आपका क्या है बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो बोहर वाला, वो उसमें हम एनर्जी को और वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।